skill idea, an idea toward success. हेलो बच्चों, सत श्री अकाल, केम छो, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? और मेरा नाम अविनाश कुमार है और मैं आपके एसएसटी का टीचर हूं। और मैं आपको बता दूं कि आपको हम लोग का एक बैच है लक्ष्य 2027, जिसमें आप लोगों को क्लास 10th की संपूर्ण विषयों की पढ़ाई की जाएगी। और जिससे आप लोगों को क्या होगा, आप लोग के बोर्ड एग्जाम में और आपके एग्जाम को लेकर यह हमने एक नई मुहिम चालू की है। तो ध्यान से समझिएगा आप लोग कि ये क्या है, कैसे है और कैसे पढ़ना है, ये सब तरीके आपको जानना है। और सब बच्चों को आप लोगों को पता ही है कि एसएसटी आप लोगों के लिए कितना वास्ट सब्जेक्ट होता है। बच्चा तो मैथ साइंस का क्लास करता है पर एसएसटी से डर लगता है कि एसएसटी में होगा तो क्या होगा, कैसे होगा। तो उसके लिए मैं अविनाश कुमार, मैं आप लोगों को एसएसटी इतने कॉन्सेप्चुअली पढ़ाऊंगा और समझाऊंगा कि आप इससे क्या होंगे, बहुत ही खुश होंगे। यानी आपको मैप के तरीके से मैं आपको सारे सब्जेक्ट, जितने भी एसएसटी में आने वाले जितने भी सब्जेक्ट हैं और उनके साथ जितने भी टॉपिक्स हैं, सबको आपको मैप के जरिए और आपके निजी जीवन में जो भी घटनाएं हो रही हैं उसके जरिए मैं आपको बतलाने का काम करूंगा और मैं आप लोगों को बताऊंगा। हाँ, कमेंट भी साथ में करते रहिए। ये एक पर्सन जुड़ गए हैं, राहुल कुमार, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें कमेंट भी कीजिए, जिससे क्या होगा कि हमको लगे कि हाँ, बच्चे को पढ़ने की, जानने की इच्छा है। समझ रहे हैं आप लोग? हाँ, हेलो, ठीक है राहुल जी। आप ध्यान से समझिएगा कि कैसे एक एसएसटी में क्या क्या सुविधा, क्या क्या दुविधाएं आती है एसएसटी को पढ़ने में। आप लोगों को बता दूं, जो एसएसटी का जो सब्जेक्ट होता है, जो आपका थ्योरी जो होता है, वो 80 मार्क्स का होता है। क्या आपको पता है कि 80 मार्क्स का होता है? यस या नो में कमेंट कीजिए तो आप लोग कि हाँ, ये 80 मार्क्स का होता है। यस या नो में कमेंट कीजिए, ठीक है। और समझाते हैं। हाँ हाँ, एजाज आलम, कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है, कि आपका जो एसएसटी, जो क्लास 10th में एसएसटी पढ़ते हैं, वो कितने मार्क्स के थ्योरी का पेपर होता है, ठीक है। तो हाँ, 80 मार्क्स का होता है और इसमें आपके 4 सब्जेक्ट जो पढ़ना पड़ता है। जो एसएसटी में आपके जो 4 सब्जेक्ट हैं, वो बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। आप लोग पहले उस सब्जेक्ट को जान लीजिए कि आप एसएसटी के अंदर कौन कौन सी चीजों को पढ़ेंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। तो आप एसएसटी के अंतर्गत हिस्ट्री पढ़ेंगे, यानी इतिहास को पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। और साथ ही साथ आप ज्योग्राफी को पढ़ेंगे और समझेंगे। और सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र को पढ़ेंगे और समझेंगे। और इकोनॉमिक्स यानी आप अर्थशास्त्र के भी बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे। हाँ, ऐसे ही कमेंट करते रहिए, ठीक है। धन्यवाद कमेंट करने के लिए, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी इसमें जोड़ने के लिए बोलिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ध्यान से समझिएगा कि थोड़ा अपने बारे में परिचय में बता दूं कि मैं अविनाश कुमार, जो आपके सर आपको एसएसटी पढ़ाएंगे। तो इसके बारे में थोड़ा आपको चीजों को समझना है कि एसएसटी में क्या। तो आप लोग ने एक टॉपिक्स पढ़ा होगा, पर उससे पहले मैं एक चीज बोलना चाहता हूं आप लोगों के बीच में। शंकर सलेन कवि की एक पंक्ति है, तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत पे यकीन कर। तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत पे यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। ठीक है, फिर से बोलते हैं, तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत पे यकीन कर, अगर कहीं ये स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी गुजर गए 1000 दिन। कभी तो होगी इस चमन पे बाहर की नजर, अगर कहीं ये स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। कैसा लगा ये कविता? थोड़ा इसके लिए कमेंट कीजिए लो कि कैसा लगा आप सभी को। तो ध्यान समझिएगा। हाँ, देखना चाहते हैं कौन कौन व्यक्ति एक्टिव है कमेंट करने में। हाँ, ठीक है, तो थोड़ा सा चीजों को समझते हैं। हम सबसे पहले आपका जो टॉपिक से, जो जिसमें बच्चे, पहले ही मैं बता रहा हूं कि एसएसटी पढ़ने में आपको कितनी दुविधाएं होती हैं, कितने कठिनाई झेलना पड़ता है। आपको पहले भी हमने बोल दिया है इस चीजों को कि एसएसटी में बच्चे भागते हैं कि हम एसएसटी नहीं पढ़ पा रहे हैं, एसएसटी के लिए कोई ऐसे टीचर बता दीजिए
जिससे हमको तुरंत समझ में आ जाए। ऐसा समझते हैं आप लोग, ऐसी कठिनाई आती है आप लोग के सामने, ये चीजें हमने भी एक समय में फेस किया है, जो आप लोग भी आज फेस कर रहे हैं। जितने भी क्लास 10 में पढ़ने वाले बच्चे हैं इस चीजों को फेस करेंगे। ठीक है, हिमांशु कुमार जी, ठीक है, जुड़े रहिए और जुड़िए, अपने दोस्तों को भी जोड़िए, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर हम अपने टॉपिक्स की बात करते हैं कि हम भी एक समय में जब आपके तरह स्टूडेंट थे, जब 9 10 में पढ़ते थे, 10th में पढ़ते थे, तो हम भी एसएसटी से बहुत दूर भागते थे। क्यों? कि एसएसटी के लिए कॉन्सेप्ट नहीं बिल्ड हो पा रही थी हमसे, कि क्या कॉन्सेप्ट चाहिए हमको एसएसटी के लिए। इसीलिए हमने सोचा कि हम एसएसटी को ऐसा ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना लेते हैं कि हम अपने एग्जाम में और अच्छे से अच्छे मार्क्स को ला पाए। हम अभी से, मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं, अभी हम 5 6 7 साल से आप लोग सर्व कर रहे हैं, यानी सेवा दे रहे हैं ये टीचिंग फील्ड में। तो हमारे जितने भी बच्चे हैं जो थ्योरी में 80 में 79 80 मार्क्स लाते हैं, ठीक है, ऐसे वो टोटल ओवरऑल देखा जाए तो वो 95 96 97 ऐसे मार्क्स लाते हैं। ठीक है, तो चीजों को समझना है तो सबसे पहले हम एक टॉपिक से, पहला चैप्टर जो है हिस्ट्री का, यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है, कैसा है यूरोप में राष्ट्रवाद, तो थोड़ा इसके बारे में समझते हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में क्या है। तो पहले हम उससे पहले आपको बता दें कि 1498 में 1498 में एक व्यक्ति थे वास्को डी गामा। कौन? वास्को डी गामा भारत आते हैं। किस लिए? तो व्यापार के माध्यम से कहां आते हैं? भारत आते हैं। ठीक है, तो समझते हैं, तो उनके लिए वो भारत आए तो उन्होंने व्यापार के माध्यम को आगे बढ़ाया, साथ ही साथ अपनी संस्कृति को भी आगे बढ़ाया, यानी कल्चर को भी हमारे देश में इफेक्ट किए, बताया जा रहा है। अब ध्यान से समझने की बात है कि जो यहाँ आए तो उस समय जो यूरोप का जो जितने भी देश थे, यूरोप के जितने भी देश थे, सब भली भांति संपूर्ण क्षेत्र हो गए, यानी सभी जो जितने भी यूरोप के देश थे वो क्या हो गए? वास्को डी गामा के समुद्र यात्रा मार्ग के आने के कारण वहां के जितने भी यूरोप के देश हैं वो सब क्या हो गए? संपन्न हो गए, सबके पास पैसा हो गया, सबकी अर्थव्यवस्था सुधर गई। ठीक उसी प्रकार उन्होंने ही, यूरोप के देश ने ही सभी देशों पर क्या किया? आक्रमण किया और अपना आधिपत्य जमाया, यानी अपना उपनिवेश जमाया। ये चीजें आप लोगों को पढ़ना है और इसके बारे में समझना भी है। आप क्लास 9th में ये भी पढ़ चुके हैं कि जो इंग्लैंड है वो उसके 13 उपनिवेश देश थे। कितने देश? तो 13 उपनिवेश देश थे, यानी इंग्लैंड क्या किया? अपने 13 जगह पे अपना उपनिवेश को बैठाया। ये आप समझते हैं, जानते हैं, ये क्लास में आपको 9th में पढ़ना भी है और समझना भी है। जिसमें अमेरिका भी था, भारत देश भी था, श्रीलंका भी था, ऐसे बहुत सारे 13 देश थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में चीजों को समझते हैं और बताते हैं, तो थोड़ा कमेंट करते रहिएगा आप लोग। ठीक है, कि कैसा लगा, यानी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये चीजों को समझना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद कहने से मतलब क्या है? पहले हम भारत देश के, अपने जिस देश में रह रहे हैं उसमें राष्ट्रवाद के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, आप ही सोचिए कि आपके देश के ऊपर इंग्लैंड जैसे उपनिवेश बैठा के रखा था, तो आप हमारे देश के व्यक्तियों को कैसे अनुभूति हो रही होगी। यानी उन्होंने अपने देश के प्रति एक सेकेंड, अब थोड़ा जुड़ते हैं कि अपने देश के प्रति वो कैसे सोच रखते थे। यानी हम लोग उनकी मारपीट, उनकी सब चीजें, यानी उनके शोषण को हम लोगों ने सहा। अपने देश के जितने भी लोगों ने क्या क्या, उनके द्वारा जो भी शोषण किए जा रहे हैं उसको सबको झेला, जिससे उनके अंदर एक भावना उत्पन्न हुई। कैसी भावना? तो राष्ट्रवाद की भावना। यानी हमने क्या सीधे शब्दों में बोल सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति, जैसे हम लोग भारत देश के लोग हैं, जैसे हम फॉर एग्जांपल लेते हैं भगत सिंह माने इतने राष्ट्रवादी व्यक्ति थे, ये अपने राष्ट्र से प्रेम करते थे। यानी राष्ट्रवाद कहने का मतलब क्या हो गया? यानी देश के प्रति प्यार, देश के प्रति सोच, विचार, सिद्धांत, यही क्या होती है? राष्ट्रवाद होती है। तब ध्यान से समझिएगा कि जो राष्ट्रवाद है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक राष्ट्र, एक वाद। ठीक है, किससे शब्दों से मिलकर बना है? एक तो राष्ट्र और दूसरा वाद।
राष्ट्र का मतलब क्या होता है? देश। राष्ट्र का मतलब क्या होता है? देश। राष्ट्र का मतलब क्या होता है? राष्ट्र का मतलब क्या होता है? देश। और वाद का मतलब होता है विचार या सिद्धांत। ठीक है, राष्ट्र का मतलब क्या होता है? देश। और विचार का मतलब क्या होता है? विचार का मतलब होता है सिद्धांत। ठीक है, तो थोड़ा सा चीजों को समझते हैं। यानी सबसे सिंपल वर्ड में समझना है कि अपने देश के प्रति प्रेम, क्या हम सभी को अपने देश के प्रति प्रेम होता है कि नहीं होता है? तो होता है। थोड़ा कमेंट में भी बताइएगा आप लोग। अपने देश के प्रति प्रेम, गर्व और समर्पण की भावना ही क्या कहलाती है? तो राष्ट्रवाद कहलाती है। क्या कहलाती है? तो राष्ट्रवाद कहलाती है। यानी अपने देश के प्रति आप क्या सोच रख रहे हैं, उसके प्रति आप कैसा भी व्यवहार रख रहे हैं, वो ठीक उसी प्रकार की भावना ही क्या कहलाती है? तो राष्ट्रवाद कहलाती है। यानी हम सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कि किसी देश के प्रति प्रेम, गर्व और उस देश के प्रति अपना समर्पण। जैसे अपने देश के प्रति बहुत सारे लोगों जैसे चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे। अभी आप लोग एक केस देख रहे हैं कि पूरे बिहार के लोग हैं, बिहार के स्टूडेंट हैं, तो आप एक केस देख रहे हैं कि भोजपुर के एक भरत तिवारी जी हैं। वो अपने मुद्दे को, जितने भी गरीब किसान लोग, मजदूर लोग थे, उनके मुद्दे को बताने के लिए उन्होंने अपने आप को शहीद के तौर पे घोषित कर दिया गया है उनको। यानी यानी भारत, हमारी जो बिहार सरकार द्वारा उन्हें मार दिया गया है। और वो किस लिए मारा गया है? तो वो अपने आवाज उठा रहे थे। किसके लिए? तो जितने भी वंचित समाज के लोग हैं उनके लिए वो क्या उठा रहे थे? तो आवाज उठा रहे थे। ये हमारी देश के लिए क्या, वो भी एक अपने देश के प्रति क्या रख रहे हैं? तो प्यार, समर्पण रख रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा चीजों को समझते हैं। अगर कोई बोल दे कि सर राष्ट्रवाद, आपने तो समझा दिया कि राष्ट्रवाद क्या है, यानी देश के प्रति व्यवहार, समर्पण ही क्या कहलाती है? राष्ट्रवाद। और हम उसके लिए एक सुटेबल क्या रखेंगे? एक प्रश्न के तौर पर रखेंगे, क्या, यानी राष्ट्रवाद कहते क्या है। आप जिस भी भौगोलिक क्षेत्र में रह रहे हैं, आप अलग अलग बिहार के लोग हैं, हमारे देश में जितने भी राज्य हैं वहां पे अलग अलग लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषाओं को ज्ञान रखने वाले लोग रहते हैं। तो थोड़ा इसके चीजों को समझते हैं। किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच भाषा, संस्कृति, इतिहास या जाति अलग अलग होने के बावजूद भी उन्हें अपने सब क्या है? एक है। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के प्रति क्या, यानी प्रति ही व्यवहार ही क्या कहलाती है? तो राष्ट्रवाद कहलाती है। कैसे? यानी देखिए, भाषा सबकी अलग अलग होती है, संस्कृति सबका अलग है, किसका क्या इतिहास है, सबकी इतिहास अलग अलग है। फिर भी हम अपने देश की जैसे ही बात आती है तो हम अपने देश के प्रति क्या रखते हैं? तो अपनी अच्छी भावनाओं को रखते हैं। वही हमारा क्या कहलाएगा? राष्ट्रवाद कहलाएगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या? थोड़ा कमेंट में बताइए लोग कैसा लगा, समझ, कमेंट कीजिए लो, थोड़ा चीजों को समझते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो आपने समझ गया कि राष्ट्रवाद किसे कहते हैं, पर इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है किसके बारे में? तो यूरोप में राष्ट्रवाद। किसके बारे में पढ़ना है आप लोगों को? यूरोप में राष्ट्रवाद। किसके बारे में समझना है? यूरोप में राष्ट्रवाद। तो ध्यान से समझिएगा कि हम कुछ सबसे पहले इतिहास को समझने का मेन कारण क्या होता है, यानी उसको एक फिगर आउट करना, यानी एक फिगर के द्वारा समझना कि सर आप बोल रहे हैं कि फ्रांस कहाँ है, इंग्लैंड कहाँ है, फिगरें नहीं पता है तब खोजते रहिएगा सर फ्रांस कहाँ है, नहीं। इसलिए हम उसे अपने साथ रखे हैं मैप के जरिए। देखिए ये है फ्रांस, ठीक है। ये कौन सा देश है? तो फ्रांस देश है। ये फ्रांस है, ये जर्मनी है, ये पोलैंड है। ऐसे ये कैसे हैं? किस कॉन्टिनेंट के हैं, किस महाद्वीप के? तो ये है यूरोप महाद्वीप के। तो ध्यान समझिएगा। तो हम इस क्षेत्र में पढ़ेंगे कि इस क्षेत्र के लोग के बारे में कि यहाँ के कैसे यहाँ पे राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई, ठीक है। तो ये देखिए, ये जर्मनी है, जर्मनी के देखिए बगल में पोलैंड है, बेल्जियम है, नीदरलैंड्स है, फ्रांस है। ये सब क्या है? ये सब यूरोप के देश है। किसके देश है? यूरोप के देश। तो थोड़ा चीजों को
हम बारीकी से आपको समझाएंगे और बताएंगे कि ये क्या है। तब पीछे हम थोड़ा समझते हैं कि हम जो आपके क्लास 10th की जो पुस्तक है हिस्ट्री, उसके अंतर्गत जो चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद, उसमें क्या पढ़ेंगे। तो ध्यान से समझिएगा उसमें किस देश के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम जो जिस देश के बारे में समझेंगे और जानेंगे वो कौन सा देश है, तो फ्रांस। कौन सा देश है, फ्रांस। उसके बाद हम समझेंगे इटली के बारे में। किसके बारे में, इटली के बारे में। और समझेंगे जर्मनी के बारे में, यूनान के बारे में, हंगरी के बारे में, पोलैंड के बारे में और बोहेमिया। अब देखिए जो बोहेमिया पहले ये एक राज्य के तौर पे, एक नहीं स्टेट के तौर पे था, पर ये अब इसका विलय हो गया है। विलय कहने का मतलब क्या हो गया, ये एक दूसरे देश में अपने आप को समा लिया है, अब दूसरे देश के अंतर्गत चला गया है। आया समझ में। अब वो चला गया है चेक गणराज्य के बारे में। किसके गणराज्य, कौन से गणराज्य के बारे में चला गया है, तो चेक गणराज्य के बारे में। जब हम यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ेंगे आपके क्लास 10th में, तो हम ये चीजों को समझेंगे। कौन से, तो फ्रांस के बारे में, इटली के बारे में, जर्मनी के बारे में, यूनान। ठीक इसी प्रकार ऐसे समझ के, यानी हम बांट के पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, हम लोग बांट के पढ़ेंगे। अगर हम एक ही बार में आप लोगों को पढ़ा देंगे तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो बोलिएगा फिर तो वही आपके साथ वही दुविधा होगी कि सर आप बोल रहे थे कि एसएसटी हम अच्छे से समझाएंगे, फिर वही हमारे साथ हो रहा है दिक्कत, हम समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग बांट कर समझा के पढ़ाएंगे, जिससे आप क्या होंगे, संतुष्ट हो पाएंगे। क्या हो लगेगा कि हाँ सर आप जो पढ़ा रहे हैं हमको समझ में आ रहा है, तभी ना आप चीजों को समझेंगे और आप जानेंगे कि हाँ क्या बात है। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। ये यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में, तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, तो उसके पहले मैप सबको समझ लेते हैं। ये पोलैंड है। क्या है, पोलैंड। तो पोलैंड के बारे में पढ़ना है। अभी हमने आप लोगों को बताया कि पोलैंड के बारे में पढ़ना है, जर्मनी के बारे में पढ़ना है, फ्रांस के बारे में पढ़ना है, यहाँ देखिए इटली के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ये ग्रीस यानी यूनान के बारे में पढ़ना है। हंगरी, देखिए हंगरी यहाँ पे है। यानी इस प्रकार हम सभी मैपों के जरिए आपको समझाएंगे और बता पाएंगे कि ये चीजें क्या होती है। या पहले तो आप नहीं जानते थे सर मैप कहाँ है, अब तो कुछ पता चल रहा है कि जर्मनी के बगल में पोलैंड है, जर्मनी के बगल में फ्रांस है, जर्मनी के बगल में इटली है, जर्मनी के बगल में ऑस्ट्रिया। सबसे बड़ा आप इतिहास पढ़ेंगे तो यूरोप में ऑस्ट्रिया बहुत हस्तक्षेप कर रहा है। नहीं होता कि दो आदमी के बीच की लड़ाई में तीसरा आदमी ऑस्ट्रिया था। ये सब जगह जाके हस्तक्षेप करता है। हस्तक्षेप करने का मतलब क्या, रोक देना, अपने आप को दिखाना कि हम क्या है, मेन आदमी है। समझ में, हम मेन आदमी है, हम ही है, जो बोलेंगे वही होगा। सबसे मेन दिक्कत ये ऑस्ट्रिया किया था। ये चीजों को समझेंगे और बताएंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं किस देश के बारे में अभी पढ़ेंगे हम लोग, तो फ्रांस के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रांस के बारे में हम क्या क्या पढ़ेंगे, मेन टॉपिक्स यहाँ है कि सर कोई भी पढ़ा देता है कि फ्रांस के बारे में कुछ भी बोल के चला जाएगा, ऐसा नहीं। क्योंकि हम नहीं चाहते कि खिचड़ी, देखें खिचड़ी कैसे बनता है, खाना बनाने का मन नहीं किया तो दाल भात आलू मिला लेंगे, आज को सीटी मारा देंगे, वो खिचड़ी बन गया, हो गया कि नहीं। पर हम खिचड़ी नहीं बनाना चाहते हैं। क्यों, क्योंकि खिचड़ी बना देंगे तो फिर आप हमसे क्यों पढ़ेंगे, तो आप दूसरी जगह नहीं जाएंगे। इसीलिए हम खिचड़ी नहीं बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम चीजों को समझेंगे कि अगर हम फ्रांस की बात करेंगे, अब देख रहे हैं आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, थोड़ा कमेंट कीजिए। तो सबसे पहले ध्यान समझिएगा कि फ्रांस के बारे में क्या पढ़ेंगे। तब ध्यान से पहले समझना है। तो फ्रांस के बारे में हम पढ़ेंगे राजाओं का क्रम, कि कौन से राजा कब आए, कौन से राजा थे कि नहीं थे, इसके बारे में समझेंगे कि कौन से राजा कौन थे। यानी पहले हम उनके क्रम को समझेंगे। नहीं होता है कि क्रम से समझिएगा तो आपको मजा आएगा। ठीक है, मजा आएगा यानी आपको लगेगा कि हाँ सर ये चीजों को जान पाएंगे। तो ये वर्ग, वहां पे कितने प्रकार के वर्ग थे, जो फ्रांस देश था उसमें कितने प्रकार के वर्ग थे। आप लोग व्यक्ति के बारे में बहुत चर्चित व्यक्ति हैं, नेपोलियन। ठीक है, तो नेपोलियन की भूमिका पढ़ेंगे कि फ्रांस जैसे देश में नेपोलियन की क्या भूमिका थी, पूरे यूरोप के देश में नेपोलियन की क्या भूमिका थी। तो हम एक सिंपल शब्द में बता देंगे कि पूरे यूरोप देश में अगर इनकी भूमिका देखी जाए, इन्हीं की भूमिका को देखकर जितने भी देश आपको बताए, इटली हो गया, जर्मनी हो गया, जितने भी देश थे, इन्हीं को देख के अपना एकीकरण कराए, अपने आप को आजाद किए।
समझ में आ रहा है? यानी इनका मेन यूरोप में इन्हीं का दबदबा था। किसका? तो नेपोलियन का दबदबा था। तो ये चीजों को हम बांट के पढ़ेंगे। महत्वपूर्ण क्रांति, फ्रांस में क्रांति हुई है तो 3 क्रांति हुई है। एक फ्रांस की क्रांति और एक फ्रांस की क्रांति हुई है, और कौन सी? एक 1830 की क्रांति हुई है, एक 1848 की क्रांति हुई। ये सब हम क्रांति को जब क्रांति पढ़ाएंगे तो क्रांति को एक जगह रखेंगे। ठीक है। राष्ट्रवाद का प्रसार, अभी हमने बताया क्या कि दबदबा किसका था? तो नेपोलियन का था। तो नेपोलियन ने राष्ट्रवाद का प्रसार कैसे किया? मान लीजिए कि भगत सिंह हमारे पास, हमारे बिहार में तो पैदा नहीं लिए थे, पर हमारे पास उनकी बातों को कैसे जान पाए लो? तो उनके विचारों से, उनकी पुस्तकों से जान पाए लो। ठीक उसी प्रकार जितने भी यूरोप के देश थे, उन इन्हीं के नेपोलियन बोनापार्ट, इनका पूरा नाम है नेपोलियन बोनापार्ट, इन्हीं के वजह से इन पूरे यूरोप देश में क्या हुआ? राष्ट्रवाद का प्रसार हुआ। तो थोड़ा कमेंट में आप लोग बताइएगा कि राष्ट्रवाद किसे कहते हैं। ठीक है, थोड़ा कमेंट कीजिएगा तो। ठीक है, देखते हैं आप कौन कौन से लोग कमेंट कर रहे हैं, थोड़ा कमेंट कीजिए। ये राहुल कुमार, हेलो सर। हेलो आजाद जी बोल रहे हैं, हेलो सर। ऐसे अब सभी लोग, हिमांशु राज, ये सब जुड़े हुए हैं। आप देख रहे हैं कि एक्टिव है, पर आप कमेंट नहीं कर रहे हैं। अच्छा नहीं लग रहा है कि आप लोग कमेंट करना नहीं चाहते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप कमेंट करते रहिएगा लोग। ठीक है, तो ये चीजों को समझते हैं। अब राजाओं का क्रम के बारे में समझते हैं। किसके बारे में समझते हैं? राजाओं का क्रम। तो ध्यान से समझिएगा, कितने फ्रांस में कितने राजा हुआ। पहले आपको एक बात बताना चाहता हूं मैं, फ्रांस किसी का भी गुलाम नहीं हुआ था ना। फ्रांस पे किसी का कोई भी देश आके आक्रमण किया था, गुलाम किसी का नहीं हुआ था। यहाँ पे प्रतिस्पर्धा थी। किस चीज की? तो राजाओं पे। यानी राजा लोग क्या करते थे? प्रतिस्पर्धा। अब ध्यान समझिए कौन कौन से फ्रांस में राजा हुए हैं। तो फ्रांस में जो राजा हुए हैं उनके थोड़े से हम नाम को समझते हैं। तो कौन से राजा हुए? पहले हुए लुई 14वां। कितने? कौन? पहले हुए लुई 14वां, उसके बाद लुई 15वां, लुई 16वां। आप सोचेंगे लुई 17वां नहीं है, लुई 16वां को उड़ा दिया गया था, इसलिए लुई 17वां नहीं है। उसके बाद आए नेपोलियन बोनापार्ट, जिसके बारे में हम अभी आप लोगों को बता रहे थे। उसके बाद लुई 18वां, उसके बाद चार्ल्स 10, लुई फिलिप और लुई नेपोलियन। ये क्या थे? फ्रांस देश में ये राजाओं का क्रम था। ठीक है, पहले क्या समझेंगे? 3 बार लुई। क्या समझेंगे पहले? 3 बार, 3 बार लुई। कौन कौन? लुई 14वां, लुई 15वां, लुई 16वां। 3 बार लुई। बीच में कौन? नेपोलियन। बीच में कौन? नेपोलियन। फिर उसके बाद कौन? तो फिर लुई। फिर उसके बाद चार्ल्स 10, यानी 10 याद रखिए। चार्ल्स ऐसे भी याद रखिएगा आप लोग, चार्ल्स 10 यानी 10 याद रखिए। उसके बाद लुई फिलिप और लुई नेपोलियन। देखिए लुई फिलिप, लुई नेपोलियन। तब ध्यान से समझना है। क्या समझेंगे पहले? 3 बार लुई। 3 बार क्या? लुई। कौन कौन? तो लुई 14वां, लुई 15वां, लुई 16वां। बीच में कौन आएंगे? तो नेपोलियन साहब। तो नेपोलियन। फिर क्या? लुई 18वां, फिर 10, यानी कौन 10? तो चार्ल्स 10। ठीक है, उसके बाद लुई फिलिप, उसके बाद लुई नेपोलियन। ये कैसा है क्रम? राजाओं का क्रम है कि जो फ्रांस देश में कौन कौन से राजा हुए थे, इनका ये क्रम है। आप ध्यान समझिएगा, ये लुई 14वां जो थे, ये बोलते हैं मैं ही राज्य हूं। क्या हूं? इनका एक फेमस कोट है, मैं ही राज्य हूं। यानी अपने आप को क्या समझते थे? ये अपने आप को बाहुबली समझते थे। यानी हम किसी का भी दुख सुख के बारे में नहीं समझते हैं, हम अच्छे से जी रहे हैं तो ठीक है। यानी अपने आप को ये सब कुछ माने थे। प्रजा यानी जितने भी वहां रहने वाले लोग थे, उनको कुछ नहीं समझ रहे थे। ठीक है, आप ध्यान सुनिए। ये है, इसी पे इनको लिटा कर किसे? तो लुई 16वां को
इसी पर क्या है, ये क्या है, तो गिलोटीन है। क्या है, गिलोटीन है। कैसा, तो इस पे क्या किया गया, जब लुईस 16वां जो थे अयोग्य शासक थे और निरंकुश थे। अयोग्य यानी जो योग्य ना हो, आप फिर भी क्या बना हो, राजा बना हो। आ रहा समझ में आप लोगों को। तो क्या, तो इनको क्या किया गया, इनको जबरदस्ती पकड़ा गया और इनको इन्हीं पे लेटा दिया गया। ठीक है, इन पे लेटाया गया। आइए देखिए, ये गिलोटीन है, इसको गिलोटीन बोलते हैं। इसी पे लेटाया गया। आइए देखे बगल में एक व्यक्ति खड़ा है, ये इसको क्या करे, लिटा कर इनको बांध के तुरंत इसको छोड़ देगा, गर्दन धड़ से अलग, इनकी मौत हो गई। अब इनकी पत्नी थी एंटोनेन, ठीक है, और इनके पुत्र थे लुईस 17वां, पर वो योग्य नहीं थे, वो डर के मारे भाग गए। ये चीजें थी। ठीक है, तो ये आप लोगों को क्रम याद आया, कमेंट में बताइए लो, याद आया कि नहीं। देखना चाह रहे हैं कौन कौन एक्टिव है, थोड़ा कमेंट बताइए लो। ठीक है, थोड़ा देर, हाँ चलिए। अब देखिए, पहले हम एक बार फिर से रिकॉल कराते रहे हैं। 3 बार कौन आए, तो लुई, बीच में नेपोलियन, फिर कौन आएंगे, तो लुई, उसके बाद 10, उसके बाद कौन आएंगे, एक तो लुई फिलिप और लुई नेपोलियन। तो आप लोगों को याद आया कि नहीं आया। तो ये चीजों को ऐसे समझाया जाएगा कि जिससे आपको तुरंत याद हो जाए। ठीक है, इसको एक ट्रिक के फॉर्मेट में आप लोग लिख सकते हैं और ध्यान दे सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए, दूसरा टॉपिक जो पढ़ना था हम लोगों को, वर्ग के बारे में पढ़ना था। किसके बारे में पढ़ना था, वर्ग। ठीक है, वर्ग के बारे में पढ़ना था कि ये कितने वर्गों में बटा हुआ था। यहाँ के वर्ग यानी कितने प्रकार के वर्ग थे यहाँ पे। ठीक है, तो ध्यान से समझना है आप लोगों को चीजों को। यहाँ पे 3 वर्ग देखने को मिला, कहा, तो फ्रांस में। कौन कौन से वर्ग, तो प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग और तृतीयक वर्ग। कितने वर्ग देखने को मिला, तो 3 वर्ग। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया कि फ्रांस में कितने वर्ग, फ्रांस कितने वर्गों में बटा हुआ था, तो कितने वर्गों में, 3 वर्गों में। ये आप लोग को ध्यान में रखना। अब ये आप लोग एग्जाम में पूछ चुका है कि द्वितीय वर्ग में कौन आते थे, द्वितीय वर्ग में कौन आते थे, तो ये चीजों को समझाया जाएगा। यानी प्रथम वर्ग में कौन आते थे, पादरी आते थे। पादरी यानी जितने भी धर्म से रिलेटेड लोग होते थे वो आते थे। यानी जो क्या, पादरी वैसे लोग होते थे जो एक प्रकार का हम पुजारी लोग बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, पुजारी लोग आते थे। देख रहे हैं पादरी लोग को। इसमें कुलीन लोग आते। द्वितीय वर्ग में कौन आते थे, तो कुलीन आते थे। तो कुलीन में कौन आए, यानी राजा महाराजा, ये लोग आते थे कुलीन वर्ग में। ठीक है, यानी बहुत बड़े बड़े व्यापारी भी, बिजनेसमैन भी इस वर्ग में आते थे। अब तीसरा वर्ग आया तृतीयक वर्ग। कौन सा वर्ग, तृतीयक वर्ग। इसमें किसान, मजदूर और व्यापारी लोग आते थे। इसमें कौन लोग आते थे, किसान, किसान, मजदूर और व्यापारी लोग इसमें आते थे। ठीक है, तो ये चीजों को समझना है। अब ध्यान समझिएगा, जो प्रथम वर्ग था, कौन था प्रथम वर्ग में आते थे, तो पादरी लोग आते थे। ये किसी प्रकार का कर नहीं देते थे। कर समझ रहे हैं, टैक्स, ये नहीं देते थे। जो द्वितीय वर्ग में लोग थे वो कौन थे, कुलीन। ये भी क्या नहीं देते थे, तो कोई किसी भी प्रकार का ये टैक्स नहीं देते थे, यानी कर नहीं देते थे। आ रही आप लोगों को बात समझ में। जो तृतीय वर्ग थे, तृतीय वर्ग में कौन आ रहे हैं, किसान, मजदूर और व्यापारी लोग। ये कर के वजह से, यानी टैक्स की वजह से ये ना दबे हुए थे। यानी इनके ऊपर खाली टैक्स यही लोग, इन्हीं लोग से वसूला जाता था, वसूल किया जाता था। किन से, तो किसान, मजदूर, व्यापारी। अब देखिए, किसी भी क्षेत्र में एक चीज को समझना है। मान लीजिए एक क्षेत्र है, किसी भी क्षेत्र में अगर क्या सबसे अधिक अमीर लोग होते हैं, तो नहीं, कुछ परसेंट में होंगे, कुछ परसेंट में अमीर लोग होंगे। क्या सभी जगह कल कुलीन वर्ग लगेंगे, नहीं सर, कुछ ही परसेंटेज में होंगे कुलीन वर्ग। आ रहे चीजों को समझ में। बाकी लोग में कौन आएंगे, तो बाकी लोग में किसान, मजदूर और व्यापारी लोग आते हैं कि नहीं आते हैं, ये चीजों को समझना है। कोई दिक्कत, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या इन तीनों में किसकी होगी,
तब तृतीय वर्ग के लोगों में। आज ये चीजें समझ में कि नहीं? यानी ये 90 से 96% के 96% मानिए कि ये लोग तृतीय वर्ग के लोग इसमें थे, जिसकी जनसंख्या बहुत ज्यादा थी। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? यानी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो फ्रांस था, तो फ्रांस कितने वर्गों में बटा हुआ था? तो 3 वर्गों में। कौन कौन से वर्गों में? तो पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और किसान, मजदूर और व्यापारी जिसमें आते थे, ये वर्ग था। आवाज समझ में कि नहीं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेपोलियन के बारे में, यही है नेपोलियन साहब। ऐसे देखने में लग रहा है कि ये भुक्खर आदमी है, पर नहीं, ये बहुत खतरनाक आदमी है। ठीक है, देखने से नहीं जाना है। ठीक है, ट्रेंड में ध्यान से समझना है कि नेपोलियन का क्या, यानी अब हम लोग थोड़ा नेपोलियन की क्या पढ़ेंगे? भूमिका के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? भूमिका। ठीक है, हाँ, आगे ध्यान से समझिएगा कि देखिए नेपोलियन का जो पूरा नाम था क्या था? तो नेपोलियन बोनापार्ट। क्या नाम था? नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, अब थोड़ा सा नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में बता देते हैं कि ये क्या थे? फ्रांस के रहने वाले थे। तो फ्रांस में इनका जन्म कब होता है? 15 अगस्त 1769 में, यानी 1769 में इनका जन्म होता है। किसका जन्म होता है? तो नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म होता है। कब? 15 अगस्त। 15 अगस्त को डेट याद रखना है, क्यों इंपॉर्टेंट है? 15 अगस्त को भारत देश भी आजाद हुआ था, ये बात पता है आप लोग को? भारत 15 अगस्त, यानी नेपोलियन भी 15 अगस्त कब? 1769 यानी 1769 ईस्वी में इनका जन्म होता है। कहां जन्म होता है? तो इनका जन्म होता है फ्रांस के कोर्सिका द्वीप पर। कहां होता है? फ्रांस के कोर्सिका द्वीप पर, यानी फ्रांस देश है, इसका एक द्वीप है, इसी द्वीप के पास इनका क्या होता है? जन्म होता है। किसका जन्म? तो नेपोलियन का जन्म होता है। ठीक है, नेपोलियन का जन्म होता है कहां पे? तो एक फ्रांस देश का एक द्वीप था, कोर्सिका द्वीप, यहां पे इनका जन्म होता है। और ये इनके अंदर भी राष्ट्रवाद था। राष्ट्रवाद कहने का मतलब क्या हो गया? अपने देश के प्रति प्रेम, व्यवहार और समर्पण ही क्या कहलाती है? राष्ट्रवाद। तो अपने देश के बारे में खूब सोचते थे बचपन से ही, कि अपने देश के प्रति बहुत ज्यादा विचार सोच रखते थे। कौन? तो नेपोलियन। इन्होंने क्या किया? ये तुरंत चाहेगा कि जैसे हम बड़े होंगे हम लोग सेना में चले जाएंगे। आप लोगों को पता है कि जितने भी गांव के लोग लड़के हैं, वो चाहते हैं क्या? कि हम तुरंत मैट्रिक इंटर करें और तुरंत कहाँ चले जाए? फौज में चले जाएं, हम भी सिपाही बन जाए, जिससे क्या होगा? मेरे घर का जो स्थिति है वो सुधर जाएगा। ये चाहते कि नहीं? ठीक इसी प्रकार ये कौन? नेपोलियन क्या? ये तुरंत सेना में भर्ती हो गए और मौका देखते हैं, मौका मिलता है तो सब कोई सिक्स मारता है कि नहीं? आप मान लीजिए आप क्रिकेट खेल रहे हैं, फुल टॉस बॉल आ जाए तो आप क्या कीजिएगा? सिक्स नहीं मारिएगा। ये भी मौका का फायदा उठाकर ये भी वहां का सम्राट यानी वहां का राजा बन गए। ठीक है, कौन? तो नेपोलियन। और इनका योगदान जो क्या था? इनका योगदान पूरा जो यूरोप देश में था उसका बहुत बड़ा महत्व था इनके, जिससे इन्हीं से प्रभावित होकर, प्रेरित होकर बाकी देशों ने भी क्या किया? अपना एकीकरण, अपनी आजादी की लड़ाई लड़ी, जैसे जर्मनी, इटली। आज ये सब चीजें समझ में आप लोगों को? ठीक है, तो चीजों को अभी आगे समझते हैं। तो नेपोलियन के बारे में एक बार समझते हैं। नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त, तो 15 अगस्त को डेट याद रहेगा आप लोगों को? 1769 ईस्वी में। कहां होता है? तो फ्रांस के कोर्सिका द्वीप के पास। ठीक है, ये सेना में शामिल हो जाते हैं और ये सम्राट बनते हैं, मौका का फायदा उठाते हैं और क्या बन जाते हैं? सम्राट बन जाते हैं। ठीक है, अब देखिए
कि क्या होता है इसके बाद, इन्होंने क्या, मान लीजिए राजा तो सब कोई बने, ये अपने आप को कैसे बेहतर कर पाए, कैसे अपने आप को बेहतर तरीके से समझा पाए, इसके बारे में थोड़ा समझे। नेपोलियन द्वारा किए गए सुधार। सब राजा, जितने भी राजा थे, क्या थे, सब फालतू थे, ठीक है, कोई काम नहीं करना चाहता था, कोई भी किसान मजदूर की सेवा के बारे में नहीं सोचता था, खाली टैक्स वसूलने का कार्य करता था। टैक्स लीजिए, हम खाएंगे, जिएंगे शान से, मरेंगे शान से, ऐसा सोचते थे लोग, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, नेपोलियन जैसे ही बना, जैसे ही सम्राट बने, अपने आप को बेहतर करने के चक्कर में बेहतर किए। क्या किए बेहतर, तो समझते हैं। इन्होंने नेपोलियन संहिता लाया। क्या लाया, नेपोलियन संहिता। नेपोलियन संहिता क्या होता है, ठीक है, ये लाते हैं 1804 में। यानी कहने का मतलब नेपोलियन संहिता में क्या किया इन्होंने, तो ध्यान से समझना है कि ये एक सुधार है, ठीक है। तो 1804 में ये क्या करते हैं, जन्म आधारित विशेष अधिकारों का अंत कर देते हैं। अब मान लीजिए 3 वर्ग थे, पादरी, कुलीन और किसान मजदूर व्यापारी लोग, तो उनको जो विशेष अधिकार था, जिसे पादरी और कुलीन लोग को, उसको ये खत्म कर दिया कि नहीं, ये जन्म आधारित नहीं होगी, सब कैसी हो जाएगी, कर्म आधारित हो जाएगी। तो इन्होंने क्या किया, राजा, सामंत, पादरियों के बच्चों को जन्म से मिलने वाली जितने भी विशेष अधिकार थे, सबको ये रोक दिए, निलंबित कर दिए, ठीक है। कानून के समक्ष समानता। आप लोग को बता दें, क्या हम कानून में जाते, कानून यानी हम लोग जब न्यायालय में जाते हैं, तो क्या गरीब और अमीर के साथ भेदभाव किया जाता है, तो नहीं सर। क्यों, क्योंकि न्यायालय इसलिए ही बना जाता है कि वहां पे गरीब हो चाहे अमीर हो, सब क्या है, एक समान। सब कैसे हैं, एक समान है। इसलिए इन्होंने क्या किया कि सबके समक्ष समानता लाया, चाहे वो अमीर हो चाहे वो क्या हो, गरीब हो। कहने का मतलब क्या, यानी सबको एक दृष्टि से देखा जाएगा। सबको क्या करा जाएगा, एक दृष्टि से देखा जाएगा। सबको क्या किया जाएगा, एक दृष्टि से देखा जाएगा, यानी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये इनका सुधार था, इंपॉर्टेंट सुधार था। संपत्ति के अधिकार की सुरक्षा। अब मान लीजिए कि सबके पास पैसा है, तो उसकी सुरक्षा वो कर सकते हैं। ऐसा नेपोलियन जी ने अपने किस में लिखा, नेपोलियन संहिता में। नेपोलियन संहिता कब बना, तो 1840 में। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि नेपोलियन संहिता कब बना। कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। अब देखिए, इन्होंने कुछ प्रशासनिक सुधार किए। कैसे सुधार किए, तो प्रशासनिक सुधार। तो ध्यान से, प्रशासनिक सुधार में क्या किए, सामंतवादी वाद का अंत कर दिया। अब ध्यान समझिएगा, सामंतवादी क्या होता है, थोड़ा आप लोग को दिक्कत नहीं ना हो रहा है। तो सामंती व्यवस्था क्या होती है, तो सामंती व्यवस्था के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। मान लीजिए कि आपका जमीन है, क्या आपका जमीन है, और हम क्या करें, आपका जमीन है और हम उस पर क्या करेंगे, सब आप बोइए, सब कुछ कीजिए, ठीक है। ध्यान समझिएगा कि क्या बता रहे थे, सामंती व्यवस्था के बारे में। मान लीजिए कि आपका जमीन है, आप अपना मजदूर, अपना शरीर, पसीना, सब कुछ आपका ही है, हम बोलेंगे कि नहीं, उसमें से हमको 90% चाहिए। मान लीजिए आपका जमीन है, मेहनत कीजिए आप, फसल उगाइए आप, उससे सब कुछ निकाल के लाइए आप, हम बोलेंगे क्या कि नहीं, आप इतना परसेंट लीजिए, 10% और 90% हम ले लेंगे। यही क्या होती है, सामंतवादी व्यवस्था है। यानी क्या, यानी कहने का मतलब क्या हुआ, सामंती व्यवस्था में कि यानी जमीन किसी और का, मलिकाना हक किसी और का, ठीक है। ये है उसकी सामंतवादी व्यवस्था। तो नेपोलियन ने जमींदारी और सामंती व्यवस्था को क्या कर दिया, खत्म कर दिया, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, किसानों को बेगारी और टैक्सेस यानी करों को माफ कर दिया। अब बेगारी क्या होता है सर, तो आपको बता दें
कि बेगारी यानी थे कि आपको हम मजदूर को क्या खटाया जाए, दिन भर रात भर खटाया जाए और उसको जो उसका पैसा है, जो उसकी मजदूरी है वो ना दिया जाए और उससे या कम दिया जाए, वही क्या है, बेगारी है। यानी किसानों को खटाया जा रहा था पर उन्हें उतने पैसे नहीं दिया जा पा रहा था जिससे वो क्या कर पाए, तो वो अपने पालन पोषण कर पाए। ऐसा इनके नेपोलियन संहिता में इस सब चीजों को क्या कर दिया गया, अंत कर दिया गया। क्या किस किस चीजों का अंत कर दिया गया, तो जितने भी राजा पादरी कुलीन लोग थे उनके बच्चों को जितने भी विशेष अधिकार थे सबको क्या कर दिया गया, तो समाप्त कर दिया गया। ठीक है, इन्होंने क्या किया, प्रशासनिक सुधार भी किए। ठीक है, जमींदारी सामंती व्यवस्था को भी इन्होंने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। ये नेपोलियन द्वारा किए गए सुधार है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाएगा कि सर आप लोग से बच्चों से कि नेपोलियन संहिता कब आया, तो कब आया, 1804 में। ये क्या है, एक प्रकार का सुधार है। ये सुधार किसके लिए है, किसके लिए है, तो ये सुधार किसान मजदूर व्यापारियों के लिए था। किसके द्वारा लाया गया था, तो नेपोलियन के द्वारा लाया गया था। कोई दिक्कत